नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी का घटना चक्र सीरीज कर रहे हैं। और घटना चक्र की सीरीज में अभी तक हमने टोटल 5 लेक्चर को कंप्लीट किया और टोटल जो है 2 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, ये घटना चक्र अपडेटेड है, चाहे आपको अभी आप मान लीजिए कि बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे आप आरओ या एआरओ आने वाला है, ठीक है, एपीएस, उसके बाद आपका यूपी पीसीएस, ठीक है, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, या फिर आपका यूपीएससी वाला जो एग्ज़ाम 2024 में होगा, तो उसमें सभी में ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अपडेटेड है ये, तो सारी बातें हमने किया है। तो पहला हम पर्यावरण और सतत विकास किया था, उसके बाद हमने पारिस्थितिकी, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर था, आप देखेंगे 20 पेज में, और जैव विविधता। मेरे प्यारे दोस्त, जैव विविधता ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी आप देखेंगे कि 80, आप देखिए 51 से लेकर 80 पेज, यानी कि लगभग 30 पेज में ये दिया हुआ है। 30 पेजेस को मैंने प्यारे दोस्त एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर किया है, और शॉर्ट्स नोट्स हैं, होगा वो आपका, बड़े आराम से आप उसको समझ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो जैव विविधता वाला चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम एक पार्ट में नोट्स के जरिए दोस्तों थ्योरी पार्ट को देखेंगे, और अगले पार्ट में हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, एमसीक्यूज, उस पर बात कर लेंगे। तो आज हम भी देख लेते हैं भाई, इससे जुड़े हुए जो भी थ्योरी है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जैव विविधता आखिर होती क्या है, ठीक है। जैव विविधता का मतलब देखो क्या है ना, जो आपका अर्थ है या कोई भी जगह है, ठीक है, पृथ्वी है, इस पर जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो संख्या है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं उनकी, उसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। 2 वर्ड से बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। दोस्तों, बायो मतलब क्या हो गया, जीव, तो जीवों की क्या हो गया, जीवों के बीच विविधता, ठीक है जी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं उनकी विविधता। तो इसका मतलब क्या हुआ, बायो, यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ऑल फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, एट अर्थ, ठीक है, या फिर ऑल पर आप बोल सकते हो, ठीक है, स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना एट अर्थ, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। इसके संदर्भ में देखेंगे आप, सबसे पहले बेसिक बात है भाई, बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखें तो इसको पहले बोला जाता था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो शब्द है वो रेमंड एफ दासमैन ने दोस्तों 1968 में इसका यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद इनकी जो बुक है वो भी कई बार पूछी जाती है, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ठीक है, इसमें सर्वप्रथम इन्होंने दोस्तों यूज़ किया था, ठीक है। आप देखेंगे वर्ड जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर वर्ल्ड नहीं लिखा हुआ, वर्ड लिखा हुआ, वर्ड बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपके WG रोजेन ने इसका यूज़ किया था। तो आपको दोनों देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोला जाता था सबसे पहले इसको, ठीक है, तो रेमंड एंड दासमैन ने 1968 फिर इनकी बुक था उसमें किया था। और जो शब्द बायोडाइवर्सिटी है इसको WG रोजेन ने प्रयोग किया था सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ, मैं बार बार बायोडाइवर्सिटी को शॉर्ट में BD बोलूँगा, ठीक है। तो BD का मतलब क्या हुआ, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के मापन दोस्तों, ये आपका माप किया जा सकता है 3 तरीके से, ठीक है। इसको, ये जो विभाजन है, यानी कि किसने किया था, तो ये आपको याद रखना है, वीटेकर ने किया था। कई बार पूछ लीजिए जाता है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो बायोडाइवर्सिटी है इसका डिवीज़न किसने किया था, ये वर्गों में बांटा था, वो वीटेकर ने बांटा था, ठीक है जी। तो आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर हम इसका मापन करते हैं तो 3 तरीके से करते हैं, 3 प्रकार में बांटा जा सकता है, 3 वर्गों में। पहला होता है अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी। प्यारे दोस्त, अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी का मतलब है इसको स्थानीय स्तर पर मापा जाता है, और देखो किसी स्थान पर जो प्रजातीय विविधता है, ठीक है, प्रजाति के अंदर विविधता, ठीक है, प्रजातीय विविधताओं को देखा जाता है। इसके बाद है अगला देखेंगे, बीटा जो है दोस्तों, उसमें स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात देखा जाता है, यानी कि स्थानीय और क्षेत्रीय, स्थान देखो मान लीजिए कि ये एक स्थान है,
ठीक है। कई आप इसको बोल सकते हैं जैसे एक तालाब हो गया, ठीक है, या एक घास भूमि, ये स्थान है। लेकिन अब तालाब एक एक रीजन में तालाब भी हो सकता है, ठीक है, और एक घास भूमि भी हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा इससे, तो आप देखेंगे क्षेत्रीय विविधता। तो आपका जो बीटा है वो क्या है दोस्तों, वो एक रेशियो है किसके बीच, आपका रीजनल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी और आपके लोकल बायोडाइवर्सिटी का के बीच जो अनुपात है उसी को बोलते हैं बीटा। और दोस्तों गामा डाइवर्सिटी का मतलब है जितनी भी पृथ्वी पर यानी कि भूदृश्य पर जो संपूर्ण कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अल्फ़ा डाइवर्सिटी जो अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी है वो क्या दिखाती है, वो आपकी स्पेसीज डाइवर्सिटी यानी कि एक क्षेत्र में कितनी स्पेसीज़ रहती हैं, ठीक है, इनके बीच स्पेसीज़, मान लीजिए कि आपकी कुत्ता कितने रहते हैं, बिल्ली कितने रहती हैं, ये सारे के सारे, शेर कितने रहते हैं, ये क्या है, प्रजातीय विविधता दिखाता है स्थानीय स्तर पर। तो मुझे लग रहा है ये वाली बात आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 29 दिसंबर 1950, आप देखेंगे 1993 को क्या हुआ था, CBD को प्रभावी किया गया था। प्रभावी मतलब क्या होता है ना, अभी मैं इसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे। एक्चुअली जो आपका 1992 था उसमें इसको कहा गया है अर्थ समिट। और अर्थ समिट में 3 चीज़ें का निर्माण हुआ था। एक तो था CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था आपको कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी के बाद आया था आपका एजेंडा 21, ठीक है जी। और तीसरा क्या था, तो तीसरा भी याद रखना, UNFCCC का उदय हुआ था वहीं पर। तो यहाँ पर देखेंगे 29 दिसंबर 1993 को इसको प्रभावित किया गया था, ये आपको याद रखना है, यानी कि लागू किया गया। खैर सन 2000 आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन सन 2010 में दोस्तों UN मतलब यूनाइटेड नेशन ने 2011 से लेकर 2020 के दशक को, डिकेड को जैव विविधता डिकेड यानी बायोडाइवर्सिटी डिकेड डिक्लेयर किया है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है UNCD। अच्छा कई बार इसको देखो CCD, जैसे मान लो मैं इसको CBD बोला, CBD इसका मतलब क्या हुआ, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है किसके अंतर्गत, तो UN के अंतर्गत ही है। तो UN ऐसे इसको ऐसे इस प्रकार भी बोल सकते थे ना हम, UNCBD बोल सकते थे। इसी प्रकार दोस्तों ये जो आपका UNCCD है इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, CCD, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए दोस्तों डिजर्टिफिकेशन क्या बोलेंगे, आपका एक कन्वेंशन था UNO का, ठीक है। इसका कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये वाला जो है ना, इसकी 14वां कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP का मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसकी देखो अलग अलग, जैसे मान लो UNFCCC की भी अलग कॉन्फ्रेंस होती है, उनको भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज पर जो कॉन्फ्रेंस वो है UNFCCC जो है उसकी भी कॉप होती हैं अलग अलग। तो ये कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि इसकी जो 14वीं मीटिंग है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए इसकी जो 14वीं मीटिंग है वो आपका सितंबर को हुई थी, ठीक है, 2019 में नई दिल्ली में। और इसमें दोस्तों आप देखेंगे ये इम्पोर्टेंट बात है, 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्य रखा गया है कि जो भूमि का जो क्षरण हो रहा है ना उसको रोकना है, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन को क्या करना है, इसको कंट्रोल कर लेना है, ये टारगेट रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा गया है। खैर हम देखेंगे अगला एक और ऑर्गेनाइजेशन आ गया है इसको, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट में भी है और आपको समझ में आ जाएगा। ये है भाई आपका NCMB, ठीक है। NCMB मतलब है नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी, ठीक है, मरीन बायोडाइवर्सिटी। मरीन मतलब होता है दोस्तों जो समुद्र में वो होती है, इसको क्या हो जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं सागरीय जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र। दोस्तों ये कहाँ पर है, तो प्रथम जामनगर में खोला गया। आप देखेंगे जामनगर गुजरात में पड़ता है, और गुजरात को भी ये कई बार पूछेगा, ये कच्छ की खाड़ी में पड़ता है दोस्तों। मकसद क्या है, समुद्री बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करना। नॉर्मल सी बात है कि समुद्र के आसपास जो भी जैव विविधता मिलती है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जो विविधता मिलती है उसको बनाए रखना। और ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि PPP मॉडल पर दोस्तों ये प्रथम अनुसंधान केंद्र है भारत का। ध्यान से सुनेंगे, ये इट इज़ द फर्स्ट रिसर्च सेंटर, ठीक है, आप देखेंगे ऑन द बेस्ड ऑन PPT मॉडल इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। खैर आप देखेंगे भाई अगला पॉइंट है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट, ठीक है। प्रवणता क्या होती है, जैव विविधता की प्रवणता। दोस्तों जैव विविधता
जो आपकी होती है वो निर्भर करती है। प्रवणता का मतलब है आप कहाँ पर कितना मिल रहा है बायोडाइवर्सिटी, इसके बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है ना बायोडाइवर्सिटी किस पर निर्भर करेगी, कहाँ पर कितनी कैसी जलवायु है, मृदा का कैसी है, कितना तापमान है, आर्द्रता। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, एक्चुअली जहाँ पर अच्छी जलवायु होगी तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। मृदा अच्छी होगी तो वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे से उगेंगे। अब मान लीजिए कि सनलाइट ही नहीं आ रही तो वहाँ पे जैव विविधता कम होगी, यानी कि सनलाइट अच्छी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आर्द्रता भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो क्या होगा, जैव विविधता वहाँ पर ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर मिलेगी, तो पूछा जाएगा आपसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दोस्तों कहाँ पर मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और इसका आपको ये आपका क्या रखना है, ग्लोब पर अगर हम बात करें दोस्तों, ये इक्वेटर हो गया, तो इसके आपका 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ वाला ये जो एरिया है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, तो देख लेंगे 10 डिग्री साउथ एंड 10 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पर एल लिखा हुआ है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश, तो दोस्तों यहाँ पर मिलती है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अनुकूल दशाएं मिलती हैं। क्यों मिलती है भाई यहाँ पर, क्योंकि वर्ष भर तो वर्षा हो रही है, यहाँ पर पूरे साल वर्षा होती है, तापमान भी अच्छा रहता है, यहाँ पर उच्च रहता है, ठीक है। और देखेंगे यानी कि क्या हुआ, इसको कई बार इसका नाम दे दिया जाता है अनुकूलतम बायोम, दोस्तों इसको बोल देते हैं ऑप्टिमम बायोम, ठीक है, ऑप्टिमम बायोम का नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन का अन्य नाम क्या है, तो अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है इसको। खैर इसी से जुड़ा हुआ देखेंगे आप बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर बीडी का मतलब मैंने बोला बार बार बायोडाइवर्सिटी ही होगा, तो बीडी देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बताइए घटेगी या कम हो यानी बढ़ेगी। तो प्यारे दोस्त ये आपको ग्लोब है, यहाँ पर याद रखेंगे, मैंने बताया अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। और अगर आप ध्रुवों से, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ वाला एरिया है ज़्यादा, ठीक है, तो ठंडा इलाका है, तो आप जब धीरे नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्या मिलती है। और यहाँ पर क्या है, बीडी जो होती है दोस्तों, वो बीडी जो होगी वो आपकी क्या होगी, सबसे कम होगी, तो इसको याद रखना। अच्छा ऊंचाई पर जैसे जैसे आप जाओगे, जैसे मान लो एक हो गया, इस बार मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, इस बार मान लीजिए कि ये आपका इसको, अब ये दूसरा समझा रहा हूँ मैं, दूसरा कॉन्सेप्ट। एक तो हो गया कि भाई अक्षांशों, हम जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की हाई लैटिट्यूड की तरफ बढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी घटती जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्त मैं अब ये दूसरी बात बता रहा हूँ कि मान लो एक तो आप स्थल पर हो, और एक है दोस्तों ये मान लो कि ये पर्वत है ना, पर्वत है ये। तो मान लीजिए कि भाई आपको देखो स्थल पर बायोडाइवर्सिटी क्या मिलेगी, घाटियों में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये मान लो ये यहाँ पर एक घाटी है, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी, किसकी तुलना में, पर्वतों की। यानी कि पर्वत पर अब आप ऊपर जाओगे ना, पहाड़ों पर ऊपर ऊंचाई पर बढ़ने पर, ठीक है, यानी कि ऊपर जाते हुए क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी कम होगी। यानी सबसे ऊपर क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी कम होगी, फिर नीचे जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट रखना है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ऊंचाई के साथ क्या होता है दोस्तों, ये घटती है, ठीक है। उसके बाद है यानी कि पर्वतों पर बायोडाइवर्सिटी कम मिलेगी, घाटी क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। उदाहरण है दोस्तों, केरल में एक्चुअली एक साइलेंट वैली है जिसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, शांत घाटी। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि वो घाटी क्षेत्र है एक, तो उसमें आपका बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी तुलनात्मक रूप से। दोस्तों जो आप देखेंगे फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने कहा इसको, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ प्यारे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे, चलिए जस्ट ये समझने के लिए है। एक है दोस्तों यहाँ पर केरल में, ठीक है, यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर केरल में है, जिसको बोला मैंने साइलेंट वैली, ठीक है। तो साइलेंट वैली में क्या है, क्योंकि वो आपका नीचे है तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, बीडी वहाँ पर ज़्यादा है। जबकि एक है यहाँ पर उत्तराखंड में प्यारे दोस्त, इसका नाम क्या है, फूलों की घाटी, ठीक है। तो फूलों की घाटी में दोस्तों ऑब्वियस ही बात है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी जो होगी, ठीक है, इसकी तुलना में थोड़ी कम होगी। हालांकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी मिलती है, ठीक है, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ी सी कम होगी, ये बात आपको याद रखना। खैर हम देखेंगे साइलेंट वैली के बारे में, फिर से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया कि साइलेंट वैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों ये पलक्कड डिस्ट्रिक्ट में है केरल में, और ये सह्याद्री यानी कि दोस्तों जो पश्चिम घाट को सह्याद्री कहा जाता है उसी का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का दोस्तों ये हिस्सा है। कई बार पूछ लिया जाता है क्या साइलेंट वैली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का
हिस्सा है या नहीं है दोस्तों? हिस्सा है। 1984 में दोस्तों इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। एनपी का मतलब क्या होता है? नेशनल पार्क। बीआर का मतलब क्या है यहाँ पर? बीआर मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखी हैं और शॉर्ट का मैं फुल फॉर्म भी बताता जा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। तो प्यारे दोस्तों नेशनल पार्क, एनपी का मतलब है नेशनल पार्क। तो आपको 1984 में साइलेंट वैली को नेशनल पार्क घोषित किया गया और यहाँ पर दोस्तों एक साइलेंट वैली परियोजना चलाई जा रही है। आगे देखेंगे फूलों की घाटी, मैंने बताया कहाँ पर है फूलों की घाटी, बताइए जल्दी से। तो फूलों की घाटी प्यारे दोस्तों ये आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, यूके का मतलब उत्तराखंड। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी तुलनात्मक रूप से कम है, ठीक है, किसकी तुलना में? यानी कि साइलेंट वैली की तुलना में। लेकिन दोस्तों हिमालय क्षेत्र में समृद्ध बायोडाइवर्सिटी मिलती है। हिमालय क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी क्या मिलेगी आपको? ऐसा नहीं है कि वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलती। क्यों? कारण क्या है दोस्तों? वहाँ पर विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का क्या होता है? संगम होता है। तो आपको याद रखना यहाँ पर क्या है? विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम की वजह से। आप देखो स्टेटमेंट दे देगा, दो प्रकार का स्टेटमेंट। देखो किस प्रकार से यूपीएससी आपका करता है, कथन देगा। पहला ए दे देगा, ए में बोलेगा हिमालय पर्वत क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी समृद्ध रूप से देखी जाती है, ठीक है, और उसका रीज़न देगा कि विभिन्न वहाँ पर विभिन्न देखेंगे जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम होता है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। खैर प्रबाल भित्ति देख लेते हैं। कोरल, आप देखेंगे इसको क्या कहा जाता है? कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स अभी मैं बता रहा था, पिछली क्लास ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्त कोरल रीफ की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा इक्वेटर के जो आपका 25 डिग्री इस तरफ और 25 डिग्री इस तरफ, ठीक है, ठीक है, 25 नॉर्थ, ये हो गया आपका नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आपका साउथ लैटिट्यूड। इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? आपका कोरल रीफ देखने को मिलता है। खैर और मैंने बताया इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मिलती है, यानी कि आपका 1/3 क्या 1/4 से भी ज़्यादा, यानी कि 33% से भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी केवल 3 देशों में मिलती है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ठीक है, इन 3 देशों में मिलती है। तो इसके बारे में हमने बात किया। कोरल लीफ की अगर हम बात करें दोस्तों, कोरल लीफ की बात करें, देखिए लिखा हुआ है कोरल लीफ में भी क्या मिलता है? सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पर, ठीक है। इनकी जो मात्रा है 10% प्रजातियों का क्या है यहाँ पर? केवल और केवल जितनी इनकी टोटल प्रजातियाँ हैं कोरल रीफ की, अभी तक मानव ने यानी कि वैज्ञानिकों ने केवल और केवल इनकी 10% प्रजातियों पर ही क्या क्या है अध्ययन कर पाए। हम सारी प्रजातियों को अभी खोज भी नहीं पाए। इनको दोस्तों कई बार कोरल रीफ को क्या बोला जाता है? समुद्र लिखा हुआ है समुद्रिक वर्षावन, ठीक है। तो आपको याद रखना मरीन, इनको दोस्तों आपका जो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, इसको मरीन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो कोरल रीफ आपने देखे होंगे बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं। और मालदीव जानते हैं आप? मालदीव जो आपका, ठीक है, देश है लक्षद्वीप के इस तरफ, यहाँ पर जो मालदीव द्वीप पे देश है, उसकी अर्थव्यवस्था केवल और केवल इसकी वजह से ही चलती है क्योंकि वहाँ पर लोग कोरल रीफ को देखने आते हैं, ठीक है। खैर हमने देखा ये। अब देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया प्यारे दोस्त, ये है जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, पहली बार शब्द 1988 में देखेंगे नॉर्मन मेयर्स द्वारा इसको यूज़ किया गया था। पहली बार जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द जो दिया था नॉर्मन मेयर्स द्वारा दिया गया था। ये ब्रिटिश मतलब एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट थे। स्थान दोस्तों एक्चुअली किसको कहा जाता है? हॉटस्पॉट किसको कह रहे हैं? एक्चुअली दोस्तों वहाँ पर प्रजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, स्पीसीज़ की क्या मिलती है? बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा मिलती है, यानी कि संख्या मिलती है। स्थानीय प्रजातियाँ अधिक होनी चाहिए। स्थानीय प्रजाति मान लो कि वहीं पर लोकल प्रजाति, जैसे मान लो कि एक स्थान पर मान लीजिए कि ये पश्चिम घाट है और पश्चिम घाट में मान लो कि 500 प्रजाति मिल रही हैं, 500 प्रजातियाँ। तो प्यारे दोस्त 500 में से मतलब अधिकांश प्रजाति, इसका मतलब है 400 प्रजाति, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए? वहाँ की लोकल होनी चाहिए। हो सकती है 400 500 100 प्रजाति कहीं बाहर से आकर बसी हो यहाँ पर, लेकिन स्थानीय प्रजाति होनी चाहिए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है आशंका बोध। इसका मतलब हुआ दोस्तों इनके अस्तित्व पर लगातार संकट बना हुआ है। अब इस वर्ड को सुनिए, आप एक वर्ड को सुनिए, हॉट स्पॉट, यानी कि एक प्रकार से हॉट मतलब है गर्म, ठीक है, गर्म, यानी कि इसका मतलब देखो गर्म से नहीं लिया जाता, जस्ट आप इसको समझिए। इसका मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जो न्यूज़ में बना हुआ है। किस वजह से न्यूज़ में बना हुआ है भाई? है वो इसलिए न्यूज़ में बना हुआ क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर स्थानीय प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन दोस्तों
उनके अस्तित्व पर कोई खतरा मंडरा रहा है मानवीय गतिविधियों की वजह से या किसी और गतिविधि की वजह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए वहाँ के वनों को काट दिया गया, वनों में आग लग गई है, तो प्यारे दोस्त कोई भी कारण हो सकता है। तो लगातार क्या हो रहा है, आप देखेंगे अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो हॉटस्पॉट कहलाएगा, ठीक है। हो सकता है किसी स्थान पर ज़्यादा प्रजातियां हों, स्थानीय प्रजातियां भी हों, लेकिन उनके अस्तित्व पर खतरा नहीं है, तो उसको हॉटस्पॉट आप नहीं मानेंगे। खैर, यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है, केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही नहीं, ठीक है। आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है उच्च अक्षांशों में भी आपका जो है ये देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, कई बार आप पूछ लेंगे, कई बार दे देगा स्टेटमेंट कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल और केवल कहाँ पर मिलते हैं, आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, 33 डिग्री नॉर्थ, 33 डिग्री साउथ को, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्र बोलते हैं। तो बोल देगा केवल यहीं पर मिलते हैं हॉटस्पॉट, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उच्च अक्षांशों पर भी मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया ना कि जहाँ विभिन्न प्रकार के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं जीवों को, ठीक है, वहाँ पर संगम हो रहा, तो पर्वतीय हिमालय पर्वत भी आप देखेंगे, पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जैव विविधता ज़्यादा हो सकती है ना। तो प्यारे दोस्त, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि उच्च अक्षांशों में भी हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। भारत में कहाँ कहाँ पर है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो भारत में दोस्तों 4 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। एक तो होता है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, देखो वर्ड को ध्यान रखना है, पूर्वी हिमालय की बात कर रहा हूँ। और अब देखो मैंने छोड़ दिया है, दूसरा है पश्चिम घाट। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो एक तो हो गया ये वाला एरिया पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय, आपका हिमालय का ये वाला पार्ट जो इस तरफ है पूर्वी हिमालय, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इंडो वर्मा, इंडो वर्मा में देखेंगे कि जो वर्मा जो भारत का पूर्वी हिस्सा है और बर्मा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इसमें आएगा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, और अंडमान आएगा, इसमें अंडमान की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों चौथा जो है वो है सुंडालैंड, और इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा निकोबार द्वीप समूह। वर्ड देख लीजिए, सुंडालैंड में कौन सा आएगा, निकोबार आएगा। अंडमान निकोबार 2 में आते हैं। इंडो वर्मा जो आपका हॉटस्पॉट है उसमें पूर्वोत्तर भारत और अंडमान आता है, जबकि सुंडालैंड में निकोबार द्वीप समूह आता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था इससे रिलेटेड, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें टोटल क्या है 26 हॉटस्पॉट अभी जो है शामिल हैं इसमें, जिसमें से मैंने बताया 36 में से भारत में कितने हैं, 4। उसके बाद देखेंगे CEPF, तो ये क्या है भाई, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड है। ये क्या है, ये क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है, संकट में है जो इकोसिस्टम, उसके लिए एक पार्टनरशिप फंड बनाया गया उसको रक्षा करने के लिए। 2016 में इसको बनाया गया था। तो दोस्तों अब इसमें ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, उत्तरी अमेरिका का जो तटीय क्षेत्र है दोस्तों, उसको 36वां हॉटस्पॉट घोषित किया गया था, ये याद रखेंगे इसके द्वारा ही। और ये जो फंड है काम करता है, और याद रखेंगे कि हॉटस्पॉट जो घोषित करता है कौन करता है, CEPF करता है, याद रखना है आपको। खैर, उसके बाद है दोस्तों मेगा डाइवर्स कंट्री किसे कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है। मेगा डाइवर्स कंट्री का मतलब होता है इसमें टोटल 18 देश रखे गए हैं, ऐसे देश जहां पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, उनको क्या बोलते हैं, मेगा डाइवर्स कंट्री। इंडिया ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मेगा डाइवर्स कंट्री, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भारत भी इसमें शामिल है, ठीक है। विश्व का इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों लगभग 26 यहाँ पर देखेंगे लगभग 12.6% पक्षी मिलते हैं इन 18 देशों, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे भारत में विश्व का क्या मिलता है, तो इतना हो गया, और 7% के लगभग स्तनधारी हैं, ठीक है। 6.2% आप देख लीजिए तो सरीसृप मिलते हैं, और 4.4% उभयचर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मेंस में आपका आ सकता है, डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, मतलब आपका मेंस लिखते हैं तो इफेक्टिव होता है, वो कुछ चीज़ें याद रहें, लेकिन पूछा भी जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि भाई भारत भी इसमें आता है शामिल, क्योंकि भारत में आप दिखाएंगे ना कि ये चीज़ें होती हैं, ये आपका पक्षी मिलता है, इतने परसेंटेज मिलते हैं। खैर, सिक्किम के बारे में पूछते हैं। सिक्किम दोस्तों वो पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट का भाग है, ऑब्वियस ही बात है कि पूर्वी हिमालय में आ रहा है। या इसको दोस्तों कई बार क्या बोलते हैं, वनस्पति शास्त्रों का स्वर्ग कहा जाता है। एक्चुअली जो वनस्पति शास्त्री होते हैं, वनस्पति शास्त्री दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्पीसीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे अब तो ये उस पर अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ जनजाति मिलती हैं, जैसे मान लो लेपचा हो गया, भूटिया हो गया, नेपाली हो गया, ठीक है, ये लोग निवास करते हैं।
चलिए जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद है पादप पलवक। क्या होता है दोस्तों? इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार के सूक्ष्म जलीय जीव हैं, ठीक है, समुद्र में पाए जाते हैं। एक इनकी जो वृद्धि है वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पर भी निर्भर करती है, प्रकाश पर निर्भर करती है, और आपका पोषक तत्व की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो ये आपको याद रखना है, पादप पलवों की निर्भरता जो है वो ये आपका किस पर निर्भर करती है, ये वाली बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये O2 होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। O2 मतलब ऑक्सीजन, प्रकाश और पोषक तत्वों की उपलब्धता इस पर निर्भर करती है। ये CO2 नहीं है, O2 है, ध्यान रखना है इसको। O2 मतलब आपका ऑक्सीजन पर, प्रकाश पर और आपके पोषक तत्व। मान लीजिए कि ये आपका एक वो है तालाब है, तो यहाँ पर तालाब हो गया या समुद्र, यहाँ पर क्या होंगे? तो ये फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे, ठीक है। तो किस पर? यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या जरूरी चाहिए इनके लिए। एक तो प्रकाश कहाँ तक जा रहा है तो वहीं तक हो पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद पोषक तत्व मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। इसके बाद लिखा हुआ है लिम्नेटिक क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है। वृद्धि का कारण क्या है दोस्तों? जल का खुला तंत्र। यानी कि जो लिम्नेटिक क्षेत्र किसे कहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। लिम्नेटिक क्षेत्र का मतलब है दोस्तों जहाँ तक आपका, मान लीजिए कि ये आपका एक तालाब है, आप समझिए इसको, ये आपका तालाब है या फिर समुद्री क्षेत्र, तो केवल मान लीजिए यहाँ तक, जहाँ तक आपकी सूर्य की किरणें पहुँच पा रही हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? लिम्नेटिक क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है, ये क्योंकि ये खुला तंत्र होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना सनलाइट यहाँ पर नहीं पहुँच पाती, तो इसी वजह से यहाँ पर कम विकास हो पाता है और जीव जंतु भी यहाँ पर कम पाए जाते हैं। खैर, यहाँ पर देख लीजिए कि तो इसका कारण क्या है? जल का खुला तंत्र होना। उसके बाद देखेंगे जैव विविधता। दोस्तों ये आपका हो गया ह्रास के कारक क्या हैं, किस वजह से जैव विविधता का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सबसे मेजर कारण ये कई बार पूछा जाता है भाई, मेन कारण लिखा हुआ उनके, अगर मान लो किसी जो जीव है उसके प्राकृतिक आवास जो हैं उनको आप नष्ट कर दोगे तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा? वही होगा। तो महत्वपूर्ण कारण सबसे पहले क्या हो गया? प्राकृतिक पर्यावास यानी कि उनका विनाश करना, मुख्य कारण यही है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हो आप? अतिक दोहन कर रहे हो। मान लीजिए कि जो आपके जीव जंतु हैं उनके जो, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अति दोहन कर लिया जा रहा है मानव द्वारा, तो ये भी हो गया। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, मेरे प्यार दोस्त, विदेशी प्रजातियाँ जैसे मान लो एक जो हमने मैक्सिको से गेहूँ मंगाया था, ठीक है, कब मंगाया था आपको याद होगा? तो 1960 के दशक में जब हरित क्रांति हो रही थी तो हमने वहाँ से एक क्या मंगाया था? आपका गेहूं की प्रजाति मंगाई थी जो कि हाइब्रिड प्रजाति थी, ठीक है, ताकि गेहूं के उत्पादन को हम बढ़ा सकें। तो प्यारे दोस्त, उस टाइम पे ये कांग्रेस के समय में एक जब ये मंगाई थी तो इसके साथ एक घास भी आ गई थी, यानी खरपतवार आ गया था, उसको बोलते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के समय में सरकार थी तो उसको कई बार उसका नाम ले लिया जाता है कांग्रेस घास। तो दोस्तों कांग्रेस घास एक प्रकार की इन्वेसिव, क्या है? इन्वेसिव प्रजाति है ये एक प्रकार की, ठीक है। तो ये क्या करेगी? जो भारत, आप देखेंगे इसी प्रकार, जैसे मान लो यूकेलिप्टस है, तो मैं मुख्य रूप से यूकेलिप्टस जो होता है जिसको आप सफ़ेदा बोलते हो, ऑस्ट्रेलिया या इस तरफ होता है। तो दोस्तों ये इन्वेजिव है, तो यहाँ पर जो है ना, जो लोकल आपके जो प्रजातियाँ होती हैं उनको क्या करता है? मार देता है कई बार, ठीक है। तो देखेंगे विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। वन, अगला कारण क्या है? वन क्षेत्रों का विनाश होना, ठीक है, बिल्कुल। औद्योगिकरण का अत्यधिक होना, ठीक है, या नगरीकरण होना दोस्तों, तो पेड़ पौधे काटे जाएंगे, ठीक है, जैव विविधता खत्म होगी वहाँ पर जो है। अवैज्ञानिक विधि से खनन कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। अवैध शिकार और तस्करी हो रहा है लगातार, आपने देखा होगा कि पोचिंग होता है, यानी खाल वगैरह बेची जाती है, शेर वगैरह की, तो जितना भी हो रहा है ये अवैध शिकार जो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है वैश्विक तापन और प्रदूषण। मेरे प्यारे दोस्त, एक ग्लोबल वार्मिंग भी इसके लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका क्या हो रहा है? कुल मिला के इनके अनुकूल परिस्थिति नहीं बन पा रही हैं, तो कई बार क्या है, ये ज़्यादा जब आपका, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में। तो प्यारे दोस्त, जो जैसे मान लीजिए समुद्र में आपने देखा होगा जो आपका प्रवाल भित्ति होती हैं जिसको कोरल रीफ बोलते हैं, जो कोरल रीफ है दोस्तों वो अत्यधिक ताप होने पर क्या होती हैं? वो लाल हो जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं, रंग कलर छोड़ने लगते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, इसको क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? समुद्र का तापमान बढ़ गया, तो दोस्तों ये भी तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है ना, तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि जल प्रदूषित हो गया तो दोस्तों फिर भी क्या होगा? ज़्यादा प्रदूषण होगा तो भी तो बहुत सारे जीव क्या होंगे? मर जाएंगे।
तो ये भी एक कारण है। अवैज्ञानिक कृषि, जैसे मान लो झूमिंग। प्यारे दोस्त, जो झूमिंग वगैरह कृषि है, पहले तो झूमिंग कृषि क्या होती है, किसी एक स्थान पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो जनजातियाँ करती हैं इसको, और नॉर्थ ईस्ट में, भारत में ये सबसे ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये आपका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर वन है, ठीक है। इनको क्या करते हैं ये लोग, काट देते हैं, पहले इनको कट करेंगे और ज़मीन को सफ़ा करेंगे, ठीक है, साफ़ करेंगे, और यहाँ पर खेत बनाएंगे और यहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, झूमिंग कृषि। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जो आपके वन काटे गए, इसमें क्या है, आपका कई बार बहुत सारे जीव जंतु रहते होंगे, ठीक है, पेड़ पौधों का नाश हुआ नहीं हुआ, तो प्यारे दोस्त इससे बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, शाकाहार को प्रोत्साहन करना। मेरे प्यारे दोस्त, ये इसका कारण नहीं है। शाकाहार, आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है, या फिर मान लो कोई जो जीव है, हिरण है, वो शाकाहारी है, वो क्या करेगा, वो उतना ही पेड़ पौधा खाएगा, उतना तो प्रकृति क्या करती है, उनको फिर से पुनरुत्पादन उनका कर सकती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो शाकाहार को प्रोत्साहन करना, ये एक कारण नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ से बताया गया। खैर, भारत में देखेंगे, भारत में पक्षियों की जो आप देखेंगे संख्या में गिरावट के क्या कारण हैं। जो पक्षी हैं उनकी संख्या में गिरावट हो रही है लगातार। क्यों हो रही है, तो दोस्तों उनके प्राकृतिक आवास आप देखेंगे कि विनाश हो रहे हैं। पहले आप देखे होंगे, ठीक है, गांव में कई प्रकार की चिड़ियाएँ आती थी, लेकिन अब बहुत सारी जो चिड़िया हैं वो देखने को मिलती ही नहीं है ना। तो गुरसल होती थी एक चिड़िया, ठीक है, ये सारे अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास, जैसे मैं जस्ट एक अपना ही गांव का एक आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली मेरे गांव के आसपास से एक बम्बा जाता है। बम्बा एक्चुअली जो नहर से काटा जाता है उसको बम्बा कहते हैं। बड़ी क्या होती है, नहर, ठीक है, नहर से बम्बा काटा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली नहर जो होती है वो नदी से निकलती है, नदी से नहर बना, और नदी उसमें से बम्बा, फिर नाले निकलते हैं छोटे छोटे। तो बम्बा जब वो कच्चा हुआ करता था प्यारे दोस्त, तो उसके दोनों तरफ क्या थी, दीवारें थी, और दीवारों के आप देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने अपने जो उनको बिल बोलते हैं, बिल, ठीक है, बिल होते हैं, जैसे मतलब सांप का बिल होता है। तो दोस्तों इस दोनों साइड में उन्होंने बिल बना रखे थे अपने, तो उनमें रहती थी चिड़ियाएँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये नाला हो गया, अब ये पक्का हो गया, दोनों तरफ दीवारें खड़ी होगी, तो अब वो कच्चा हुआ करता था ना, तो अब इसमें बना ही नहीं सकती वो, ठीक है। तो अब इनके आवास ही जब ख़त्म होंगे तो दोस्तों ये धीरे धीरे यहाँ से विलुप्त हो गई, अब वो वहाँ पर देखी नहीं जाती हैं। खैर, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो भाई, और क्या कारण है। एक तो प्राकृतिक विनाश हो रहा है, किसका, पर्यावास, उनके यानी कि रहने के स्थान का ही नाश हो रहा है। उसके बाद हो गया कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का हम उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि जो चिड़िया है वो दाना खाती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जा रहा है, आपका बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कीटनाशक उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे भाई, मच्छर भगाने की जो दवाएं हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इससे भी उस पर फ़र्क पड़ता है। डीडीटी जैसे कीटनाशक क्या होते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और दोस्तों इससे अंडा जो होता है, ठीक है, चिड़िया का जो अंडा होता है वो परिपक्व नहीं हो पाता। डीडीटी क्या है ना, वो नॉन डिग्रेडेबल है। एक बार चला गया शरीर में तो दोस्तों वो एक्चुअली नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है, वो उसका अपघटन ही नहीं, मतलब होता ही नहीं है, वो ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है, नष्ट नहीं हो पाता आसानी से। तो ये कारण है। खैर, पोषक स्तर में देखेंगे भाई आप, अगला पॉइंट क्या है, पोषक स्तर। पोषक स्तर, पोषक स्तरों में दोस्तों कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन जबकि जैव विविधता में क्या आएगी, कमी आएगी। अब ये पोषक स्तर क्या है, मैं इसके बारे में कल बता रहा था। सबसे पहले पोषक स्तर पर एक्चुअली पहला क्या होता है भाई, उत्पादक होता है। उत्पादक मतलब कौन होते हैं, पेड़ पौधे। इसके बाद जो स्तर आता है दूसरा, उसको जैसे इसके बाद क्या आता है, मान लीजिए इसके बाद आ गया आपका टिड्ढा, तो ये भी एक पोषक स्तर है। इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि टिड्ढा ने किसको खाया, घास को खाया, तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, और ये पोषक स्तर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद टिड्ढा के बाद आप मान लीजिए कि इसको मेढक ने खाया, तो क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, तो पोषक स्तर 3 हो जाएगा। इसमें क्या है, तो ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, जो पोषक स्तर हम जो बढ़ते जाते हैं ना ऊपर, तो उसमें पोषक स्तर में कमी से अगर हम ऊपर जाएंगे तो कमी होती जाएगी। एक विशेष वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, लेकिन जैव विविधता तो अल्टीमेट कम ही होगी, तो ये कहना चाह रहा है। खैर, तितलियाँ बात करते हैं भाई, तितलियों के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बटरफ्लाई यानी कि जो तितलियों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली दोस्तों तितलियाँ जो होती हैं वो
अनियत तापी होती हैं, प्राणी हैं, यानी कि दोस्तों इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, शरीर के तापमान को दोस्तों विनियमन, आप देख लीजिए, विनियमन करने में ये सक्षम नहीं है। जबकि आपका जो मानव होता है वो क्या होता है, वो वार्म ब्लडेड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये अपने ताप को विनियमित नहीं कर सकती हैं, इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अतः शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार दोस्तों क्या होता है, इनका परिवर्तित होता रहता है। वातावरण के अनुसार इनका क्या होता है, तापमान परिवर्तित होता रहता है। निवास का श्रेष्ठ स्थान कहाँ पर है भाई इनका, तो उष्ण और गर्म, आपके देखेंगे उष्ण और गर्म यानी कि जो जलवायु प्रदेश होते हैं तो ये वहाँ पर रहती है। कुल मिलाकर मैं कहूँ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इनके श्रेष्ठ निवास होते हैं। इसलिए दोस्तों सर्वाधिक प्रजातियाँ जो तितली की हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती हैं। अतः क्योंकि दोस्तों यह कम तापमान में नहीं रह सकती। तो ये समझ में आया आपको, फिर से देख लीजिए, मैंने बताया क्योंकि ये नियत ताप, आप देखेंगे ये शीत क्या होते हैं, आपकी ब्लड वाली होती हैं। नियत क्या बोलेंगे, तापी प्राणी होती हैं, क्योंकि अपने शरीर को क्या है, आपके तापमान को क्या है, विनियमित करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। कहाँ पर मिलेंगी, तो उष्णकटिबंधीय ठंडे प्रदेशों में ये नहीं मिलेंगे, देखने को याद रखना है। उसके बाद अब अगला इसी में टॉपिक आ गया जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण करना दोस्तों एक महत्वपूर्ण रणनीति है, और इसीलिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के तहत बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है। ठीक है, BR मतलब बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना। फिर ध्यान से सुनेंगे, जैव विविधता का आप क्या कर रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर कर रहे हो तो एक महत्वपूर्ण रणनीति क्या मानी जा सकती है, आप बायोस्फीयर रिजर्व की क्या कर लो, स्थापना कर दो। और बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा होता है। नेशनल पार्क हो सकते हैं उसमें, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे मान लो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, भारत में भी अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 मैब में शामिल है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। तो दोस्तों इसमें क्या हो सकता है, इसमें नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, एक हो सकता है नेशनल पार्क, 2 हो सकता है नेशनल पार्क। ठीक है, जैसे मान लो नीलगिरी, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और उसमें देखेंगे आप, देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क उसी का पार्ट है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं इसमें हो सकते हैं आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य इसके पार्ट हो सकते हैं कई सारे। तो बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व में मैंने बताया कई सारे नेशनल पार्क या आपके क्या हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोटेक्ट करिए। तो ये एक संरक्षण का एक सबसे महत्वपूर्ण, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कर दीजिए। ये दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व में एक्चुअली जो है ना, जो संरक्षण है उसकी 2 विधियाँ हैं। एक तो होता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब है कि भाई आप जहाँ पर प्रजाति रह रही है, मान लीजिए कि केरल में रह रही है प्रजाति, केरल के एक ज़िले में पर्वत पर। ठीक है, जहाँ पर भी रह रही है, तो मान लीजिए घाटी के पास, उसको वहीं पर प्रोटेक्ट कर दो, वहीं पर। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब है कि मान लो कि कहीं दूसरे जगह से लाकर उसको, और आपका फिर वहाँ पर क्या करना है, उसका संरक्षण करना, उसका क्या बोलते हैं, प्रजनन करवाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सीटू आ जाएगा दोस्तों। एक्स सीटू का मतलब है किसी प्रजाति को आप किसी दूसरे स्थान से लाए और एक दूसरे स्थान पर रखकर कहीं और से लाकर किसी दूसरे स्थान पर बसाना। ठीक है, और फिर उसका संरक्षण करना। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक्स सीटू और इन सीटू का एग्जाम्पल। इन सीटू मतलब उसी जगह पर प्राकृतिक आवास पर संरक्षण करना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और एक्स सीटू में क्या है, अन्य स्थान पर लाकर संरक्षण करना। खैर, इन सीटू के कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है दोस्तों। इन सीटू में क्या आता है, जैव मंडल निकाय स्थलीय, इसमें क्या क्या आ सकता है, तो देख सकते हैं इसमें आएगा स्थलीय, तटीय और समुद्र आएंगे। ठीक है, तो इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगा, है जी, और आपका पवित्र स्थल और उपवन आएंगे। तो ये क्या आपसे पूछेगा, इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल बताइए। तो दोस्तों नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, पवित्र झील हो गई, उपवन हो गए। तो ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू। उसके एक्स सीटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे जीन बैंक। तो भाई जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया, कहीं और से लाए हम और फिर यहाँ पर आकर मान लो बीज बैंक बना दिया। ठीक है, वनस्पति उद्यान दोस्तों इसी प्रकार का है। ठीक है, वहाँ पर हम किसी और जगह से लाकर क्या कर रहे हैं, वनस्पतियों का क्या कर रहे हैं, वहाँ पर पेड़ पौधों को उगा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों चिड़ियाघर में क्या करते हो आप, रियली में क्या चिड़ियाघर का आवास है क्या, मान लीजिए शेर का आवास चिड़ियाघर थोड़ी है, उसका प्राकृतिक आवास होता है। लेकिन हमने क्या किया, जू में लेकर आ गए और उनको रख रहे हैं। ठीक है, उनका संरक्षण कर रहे हैं।
और इसी प्रकार दोस्तों जंतु उद्यान भी इसी का है, ठीक है। एक्वेरियम, रियली में देखिए आप एक्वेरियम आपने देखा होगा, ठीक है। तो एक्वेरियम जो होता है दोस्तों, आपने देखिए कि आपने कई जगह देखा होगा कि कुछ लोग मछलियाँ रखते हैं पानी में, ठीक है। तो एक्वेरियम जो बना दिया जाता है, ठीक है। एक बात बताइए, रियली में इनका प्राकृतिक आवास थोड़ी है ये तो आपको क्या क्या समुद्र में रहती हैं मछलियाँ, या फिर मान लीजिए नदी नालों में रहती हैं, तो यहाँ से लाकर आपने क्या किया, इनको रख रहे हो। तो ये हो गया घरेलू पौधे और बगीचे। प्यारे दोस्त, घरेलू पौधे भी क्या है, एक प्रकार का ex-situ कंजर्वेशन है। चलिए, दो विधियां हैं, तो दो विधियां अगर हम देखो ex-situ की भी दो विधियां हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ex-situ की भी अपने आप में दो विधि हैं, ex-situ में भी दो विधियां हैं। एक तो हो गया, प्रथम विधि क्या है, जूलॉजिक पार्कों में दोस्तों विलुप्त प्राय प्रजातियों का क्या कर रहे हो आप, पालन पोषण। तो जूलॉजिक जो पार्क होते हैं ना, उसमें आप क्या कर रहे हो, जो विलुप्त होने वाली प्रजाति हैं, जो जिनका मतलब बहुत जल्दी जिन पर खतरा मंडरा रहा है उनका। और द्वितीय विधि क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है जीवित और शुक्राणुओं अंडाणु, ठीक है। देखेंगे आप अंडों और भ्रूणों के नमूनों का अत्यंत तापमान पर दोस्तों द्रवित नाइट्रोजन में रखना, द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षण। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ, आप देखेंगे कि जो शुक्राणु वगैरह होते हैं, ठीक है, स्पर्म वगैरह होता है, ठीक है, उनको रखा जाता है बहुत क्या बोलते हैं आपके बहुत अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन के रूप में, ताकि वो संरक्षित रहें। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आ जाती है भाई बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसके बारे में समझना चाहिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व देख लीजिए, उद्देश्य क्या है भाई, संपूर्ण बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना। इसका क्या है, सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक व पारिस्थितिक की दृष्टि से ये क्या होता है, निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करता है दोस्तों ये, ठीक है। आप देखेंगे शिक्षा और जागरूकता प्रशिक्षण करता है, ठीक है। शोध को प्रोत्साहन देता है, ये वहाँ पर शोध को प्रोत्साहन दिया जाता है, कहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व में। और क्या किया जाता है, आप देखेंगे बीआर में क्या है, व्यवस्था क्या है दोस्तों, मानव अहम भूमिका निभाता है। तो इसकी व्यवस्था में दोस्तों मानव जो है अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद लिखेंगे भारत में कितना है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 मैब में शामिल हैं, मैब MAB। इसके फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है ये, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, BR बायोस्फीयर रिजर्व इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल कितने हैं भारत के, तो टोटल 12 हैं। कितना हो गया, मैब में शामिल। उसके बाद 11वां कौन सा था, तो दोस्तों कंचनजंगा है, मैब में शामिल हुआ था 2000 आपका देखेंगे 18 में। 12वां जो है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में 2020 में शामिल हुआ था मैब में। यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आनुवांशिक विविधता का संरक्षण किया जाता है। किसमें, अब देखेंगे ये कहाँ से आ रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या करते हैं आप, आनुवांशिक विविधता, यानी कि जो आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। प्रवाल भित्ति की बात करें दोस्तों, भारत में प्रवाल भित्ति की बात करें तो 4 स्थानों पर मिलेंगी। एक तो मन्नार की खाड़ी में मिलती है, कच्छ की खाड़ी में मिलती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मिलती है। कई बार पूछ लिया जाता है, देखो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तो मन्नार की खाड़ी ये श्रीलंका है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर मिलता है, ये कई बार स्थान जो है ना पूछ लेता है, तो मैं यहाँ पर एक बार लॉकेट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। तो एक ये श्रीलंका हो गया, तो यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक यहाँ पर देखेंगे ये कच्छ की खाड़ी है, इस तरफ ये कच्छ की, ये तो कॉम्बे की है, इस पर नहीं पाया जाएगा, तो कच्छ की खाड़ी में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपको पता ही है इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर मिलती हैं। और लक्षद्वीप, ये आपका क्या हो गया, इस तरफ लक्षद्वीप है, ठीक है, तो यहाँ पर मिलती है। तो 4 स्थान देख लीजिए। एक्चुअली इनकी ना प्रवाल भित्ति की एक शर्त है, ये गंदे पानी में एक्चुअली नहीं रहती हैं, प्रदूषित पानी में, यानी कि एक्चुअली ये पोषण युक्त बहता हुआ जल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पोषण युक्त बहता जल, और 20 से 22 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो दोस्तों, बहता हुआ जल हो। तो आप देखेंगे कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाली जो खाड़ी है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये किसको बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। प्यारे दोस्त, यहाँ पर नहीं पाई जाती, यहाँ पर नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर कई सारी नदियाँ क्या करती हैं, अपना आपका जल गिराती हैं इस तरफ, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ जल गिराती हैं, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं 4 जगह बता रहा हूँ। तो स्वच्छ जल कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, एक तो अंडमान निकोबार में, तो यहाँ पर पाई जाती हैं। मन्नार की खाड़ी में मिल जा रहा है दोस्तों, ये मिलता है, ठीक है। और आप देखेंगे लक्षद्वीप, क्योंकि एकदम स्वच्छ जल है इस तरफ। और एक हो गया कच्छ की खाड़ी, तो ये कॉम्बे की खाड़ी में नहीं मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, कई बार एक्चुअली
ये देखिए एक वर्ड और पूछ लेता है कि भैया तटीय फ्रिंगिंग प्रकार की कहाँ पर मिलती है। तो देखो तटीय प्रकार की तो जहाँ पर तट होगा, मन्नार की खाड़ी तट होगा, कच्छ की खाड़ी में होगा, अंडमान निकोबार में। लेकिन दोस्तों जो लक्षद्वीप है, ठीक है, यहाँ पर अगर बोला ये एटाल प्रकार की मिलती हैं। एटॉल प्रकार की, एटॉल का मतलब है दोस्तों ये एक प्रकार का जो है ना, इस प्रकार का द्वीप बना हुआ है इन्हीं से ही, प्रवाल भित्तियों से, ठीक है, द्वीप सा बना हुआ है। तो प्रवाल विरंजन देख लो क्या है भाई। प्रवाल विरंजन का मतलब है जो समुद्री तापमान है वो वृद्धि हो गया, उसका वो बढ़ गया, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसकी वजह से क्या हो रहा है? तो इसमें क्या हो गया भाई, समुद्र में क्या है, अम्लता बढ़ गई है, अम्लता, ठीक है, सैलिनिटी बढ़ गई है, तो ये भी कारण है, ठीक है, प्रवाल विरंजन। और वैश्विक लिखा हुआ उष्ण सहित दोस्तों पर्यावरण क्या हो गया, दबाव बढ़ रहा है। तो 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रवाल का विरंजन होता है। प्रवाल विरंजन का मतलब होता है दोस्तों प्रवालों की प्रवालों की प्रवालों की मृत्यु होना, ठीक है। किस वजह से होती है भाई प्रवालों की मृत्यु? क्योंकि तापमान जो है समुद्र का वो बढ़ रहा है, उसमें लवणता बढ़ रही है, और वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों उस सहित पर्यावरण जो दबाव है वो भी बढ़ रहा है इस वजह से। तो आपको याद रखना। IUCN की बात करते हैं, क्या है भाई IUCN? IUCN की फुल फॉर्म देख लो सबसे पहले क्या है फुल फॉर्म देखेंगे हम। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर से देखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी क्या है फुल फॉर्म है, ठीक है जी। आप देखेंगे इसका फंक्शन लिखा हुआ है, क्या काम करता है भाई, काम क्या करता है, फंक्शन क्या है, प्रकृति की अखंडता, ठीक है, नेचर की जो इंटीग्रिटी और विविधता का संरक्षण करता है। प्राकृतिक संसाधन, जो भी नेचर में प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग कैसा होना चाहिए, सतत और न्याय संगत उपयोग हो, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग जो प्राकृतिक संसाधन है केवल कुछ ही लोग उसका लाभ ज़्यादा उठाएं, सभी को मिलना चाहिए, न्याय संगत वितरण होना चाहिए। उसके बाद है UN महासभा दोस्तों लिखा हुआ, UN महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, इसको याद रखेंगे। UN यानी कि IUCN जो है यूनाइटेड नेशन जो महासभा है, ठीक है, जनरल असेंबली है, उसका क्या है, एक ऑब्जर्वर, आपका ऑब्जर्वर के रूप में वहाँ पर शामिल किया गया है। ये एक बुक जारी करता है दोस्तों, क्या करता है, रेड डाटा बुक, इसको क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक। और इसमें क्या है दोस्तों, संकटग्रस्त प्रजातियों को दिखाया जाता है, कौन कौन सी संकटग्रस्त हैं। विलुप्त प्रजाति कौन सी होती हैं दोस्तों, एक्सटिंक्ट का मतलब है जब प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से देखी नहीं गई है तो उसको हम क्या मानेंगे, एक्सटिंक्ट मानेंगे, कि भैया 50 वर्ष से एक भी, जैसे मान लो चीता भारत में देखा ही नहीं गया था 50 वर्षों से, ठीक है, तो क्या हो गया था, विलुप्त। अभी हमने क्या किया, चीता को कहीं और दूसरे जगह से हम लेकर आए हैं, नामीबिया वगैरह से। खैर IUCN भाई ये जो अगर है जो लिस्ट होती है इसके क्या लाभ होते हैं, देखो भाई इससे क्या है ना, बायोडाइवर्सिटी के महत्व के विषय में जागरूकता प्राप्त होती है। कि मान लीजिए कि एक स्थान को IUCN में, मान लीजिए कोई मान लीजिए कि ये एक स्थान है पश्चिम घाट, और पश्चिम घाट में कोई प्रजाति जो है वो ख़त्म हो रही है, तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये ख़त्म हो जाएगा तो इसकी वजह से और प्रजातियां भी ख़त्म होंगी। जैसे मान लो तितली की प्रजाति ख़त्म हो रही है, कोई चिड़ियाओं की प्रजाति ख़त्म हो रही है, तो उसकी वजह से, क्योंकि तितलियाँ परागण करने में मदद करती हैं, तो और प्रजातियाँ या पेड़ पौधों की प्रजातियाँ नष्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी के महत्व के विषय में जागरूकता प्राप्त होगी। बायोडाइवर्सिटी की लिखित हमें क्या मिल जाएगी, बायोडाइवर्सिटी की जो लॉस हुआ है, हानि हुई है, उसकी एक लिखित सूची का निर्माण कर पाएंगे हम, ठीक है। स्थानीय स्तर पर संरक्षण के कार्यों को हम क्या कर पाएंगे, निर्देशित कर पाएंगे, ये भी एक बात है, ठीक है भाई। स्थानीय स्तर पर हम योजना बना पाएंगे, संरक्षण के लिए निर्देश कर पाएंगे। संकटापन्न प्रजातियों की पहचान और उनका अभिलेखन कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड रख सकते हैं दोस्तों, कौन कौन सी प्रजाति पर संकट मंडरा रहा है, किन की प्रजातियाँ कितनी रह गई हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। रेड लिस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे रेड लिस्ट, तो पक्षियों की दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 15 प्रजातियाँ अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखी गई हैं। रेड लिस्ट में पक्षियों की आप देख लीजिए कितनी, 15 प्रजातियाँ। सोन चिरैया, अगर हम भारत में बात करें, सोन चिरैया आप जानते हैं इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। साइबेरिया क्रैन जो साइबेरिया से आती है दोस्तों, और सरिस्का नेशनल पार्क जो राजस्थान में आती है, ठीक है। तो साइबेरिया कहाँ पर है, रसिया में, वहाँ से उड़कर आती है साइबेरिया, इसीलिए क्योंकि साइबेरिया क्षेत्र से आती है, कहाँ पर, राजस्थान के सरिस्का नेशनल पार्क में। इसके बाद है दोस्तों सलेटी गिलहरी, जिसको बोलते हैं सोलिएबल, ठीक है, लैपविंग, ठीक है। ये जो होता है ये तीनों के तीनों क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, भारत में जो रेड लिस्ट है उसमें 15 अति संकटग्रस्त प्रजाति में रखा है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है पक्षियों की। उसमें सोन चिरैया मैंने बता दिया, साइबेरिया क्रैन हो गया, सलेटी टिटहरी, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार आप देखेंगे
तो सबसे जो खतरा देखो, इनकी जो अगर हम खतरे के हिसाब से इनको बनाएं तो सबसे ऊपर जो लिस्ट आएगी कौन सी आएगी, सबसे ऊपर आएगी आपकी एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है भाई वो तो विलुप्ति हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि अभी ये सबसे ज़्यादा समस्या में। फिर इसके बाद क्या आएगा, एंडेंजर्ड, ठीक है जी। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका विलुप्त प्राय, ठीक है, विलुप्त प्राय आ जाएगा, जिसको बोलते हैं आप नियर थ्रेटन, ठीक है। तो ये आपके याद रखना है, इनका क्रोनोलॉजी भी भाई खतरा घटता हुआ, तो सबसे ज़्यादा खतरा ये तो ख़त्म ही हो चुके, क्रिटिकली एंडेंजर, फिर एंडेंजर्ड आएगा, ठीक है। खैर हम आगे देखेंगे, तो ये याद रखना। कस्तूरी मृग किस में रखा गया अभी, कस्तूरी मृग, ठीक है। कस्तूरी मृग आपको याद रखना है, ये एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। साइबेरिया जो वन्य गधा है, साइबेरिया में जो वन्य गधा, इसको नियर थ्रेटन, संकटापन है, यानी कि इस पर संकट आने वाला है, अभी संकटापन, ठीक है। नियर थ्रेटन का मतलब संकटापन, यानी कि आने वाला है संकट। अच्छा, कावेरी दोस्तों, कावेरी में माहीसीर मछली की दो प्रजातियां मिलती हैं, एक तो नीले मीन पंख वाली माहीसीर मिलती है, एक नारंगी मीन पंख वाली माहीसीर मिलती है कावेरी नदी में, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखेंगे, चित्तीदार बिल्ली दोस्तों भारत में अधिकांश भाग में ज़्यादातर मिलती है और श्रीलंका में भी मिलती है। 2016 में इसको एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त घोषित किया गया है। इरावदी डॉल्फिन दोस्तों, इसका आवास कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मिलता है, तटीय समुद्री देश। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो आपका थाईलैंड हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यानी कि आसियन देश को आप क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भारत के आप देखेंगे ये इंडिया है, इंडिया के इस तरफ जो देश हैं, ये वाले जो देश हैं दोस्तों, ये इनको क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। तो इसमें आपके 10 देश आते हैं टोटल, इनको क्या बोलते हैं, आसियन कंट्रीज़। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इरावदी डॉल्फिन खूब देखने को मिलती है, ठीक है जी। अच्छा, जैसे वहाँ पर अब भारत के देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी, ठीक है। तो और वहाँ पर जो गिरने वाली जितनी भी नदियाँ उनमें सब में देखने को मिल जाएगा, गंगा नदी में मिलेगी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2017 में दोस्तों इसको संकटग्रस्त घोषित किया गया, एंडेंजर्ड। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, ये है बायोडाइवर्सिटी, बीडी का मतलब बायोडाइवर्सिटी और संकटापन प्रजातियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले गिद्ध दोस्तों, आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या लगातार गिर रही है, गिरावट है। इसका अध्ययन दोस्तों पेरीग्रीन एक फंड है, एनजीओ जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, उसने किया था। अच्छा, इसके बाद देखेंगे उत्तरदायी कारण क्या है। एक्चुअली देखो, इसको आप समझना, इससे मैंने कल आपको एक टॉपिक भी पढ़ाया था, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है, जैसे हम डीडीटी वगैरह जो होते हैं ना, नॉन डिग्रेडेबल जो चीज़ें होती हैं, उनको मान लीजिए खा लिया, उनका सेवन कर लिया प्रदूषकों का, तो वो जमा हो जाती हैं हमारे वसा उत्कों में जाके, यानी कि आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है। फैट टिश्यूज़ होते हैं उसमें जाके, तो उसकी वजह से मैंने बताया, अभी देखो चिड़िया मैंने बताया था वो विलुप्त क्यों हो रही हैं, क्योंकि उनके अंडे जो होते हैं वो दोस्तों परिपक्व नहीं हो पाते, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे, जो आप यहाँ पर देखिए, इसका भी यही कारण था। जो आप गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध आप बड़े आराम से देख सकते थे आज से 10 से 15 साल पहले, लेकिन गिद्ध जो होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं कि जो मरी हुई, मान लीजिए जैसे मान लो मरा हुआ कोई भैंस हो गया, ठीक है, यानी कि कोई भी जानवर हो गया, उसको खाते हैं। तो ये मेनली भैंस खाते थे। तो दोस्तों होता क्या है ना, एक हम भैंस को क्या करते थे, देखो उत्तरदायी कारक आप समझिए, एक है लिखा हुआ डाइक्लोफिनेक सोडियम, दोस्तों एक दर्द निवारक दवा है। ये क्या है, पशुओं को दी जाती है जब बुखार हो जाता है, दर्द निवारक दवा है ये, और पशुओं को दिया जाता है बुखार के दौरान। दोस्तों गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जो पशु हैं उनको खाता है, ठीक है, जो मर जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, एक्चुअली इसकी वजह से इसमें क्या चला गया है, ये वाला डाइक्लोफिनेक जो सोडियम है वो उसके अंदर चला गया, और उसकी वजह से क्या हो गया, लगातार इनकी मृत्यु हो गई। और सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुई आपका पाकिस्तान और नेपाल में देखी गई, हालांकि भारत में भी मृत्यु हुई। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों देखो डोडो पक्षी, इसका भी देखो ये भी विलुप्त हो गया। डोडो पक्षी को इसको क्या बोलते हैं, टम्बल कोक इसको कहा जाता है, ठीक है, टम्बल कोक है ये, इसको क्या, इसका नाम है ये टम्बल कोक, जिसको कई बार डोडो पक्षी भी कहते हैं। मॉरिशस में विलुप्ति की कगार पर है ये, ठीक है। इसका कारण क्या है, प्रजनन में असफलता क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया इनके अंडे ही नहीं बन पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, क्या है भाई ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, दोस्तों एक चमगादड़ की प्रजाति है। इसको ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। ये फाउंड कहाँ पर मिलती है, भारत और भारत के पड़ोसी देशों में मिलती है, याद रखना है आपको।
डुगोंग के बारे में बात कर लेते हैं एक एक बार करके। तो डुगोंग क्या है दोस्तों, इसको कई बार समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। डुगोंग समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है, शाकाहारी है ना, गाय की तरह, क्योंकि ये क्या करती है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, डाइटम बोलते हैं, ठीक है, तो उनको ये खाता है, ठीक है, शाकाहारी पशु है, ठीक है। अच्छा, इसको IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है। घास खाती है, इसीलिए इसको समुद्री क्या बोलते हैं, गाय कहते हैं। भारत श्रीलंका के बीच जो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है दोस्तों, वहाँ पर देखने को मिलती है। और तो और यहाँ ही नहीं, उसके बाद देखेंगे दक्षिण एशिया में मिल जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अफ्रीका के उसमें भी मिल जाएगा। भारत में अगर बात करें देखेंगे मंगा, आप देखेंगे कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार में मिलेगा। वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका देखेंगे लिखा हुआ है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट में शामिल है। ये याद रखना, सूची फर्स्ट का मतलब क्या है, ऐसे मान लीजिए कि जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, इसी प्रकार सूची फर्स्ट में, यानी कि ज़्यादा खतरे में रखा गया है इसको इसमें। लेकिन देखेंगे आप यहाँ पर वल्नरेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुबोध होता है, सुबोध, ठीक है। तो IUCN की सुबोध लिस्ट में है, जबकि आप देखेंगे भारतीय जीव वन्य जीव जो आया था संरक्षण, उसमें किस में है, तो आपको लिखेंगे सूची फर्स्ट में रखा गया। भारतीय जंगली गधा दोस्तों प्राकृतिक आवास कहाँ है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का जो रन है, अब देखो अब अंतर आ गया, आपको ये भी पता होना चाहिए कच्छ का रन क्या है। कच्छ का रन का मतलब क्षेत्र, देखो जरा, ये आपका, ठीक है, ये वाला क्या है, ये तो कच्छ की खाड़ी हो गई इस तरफ, लेकिन जो कच्छ का रन है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र है कच्छ का रन, ये इसके आसपास का क्षेत्र यहाँ पर, ठीक है, ये वाला कच्छ का रन है, यहाँ पर इसका ये प्राकृतिक आवास है, यहाँ पर यहीं पर मिलेंगे जंगली गधा मेनली लिखा हुआ। यहाँ इनको क्या है दोस्तों, इनका कोई परभक्षी नहीं है, यानी कि इनका कोई खाने वाला नहीं है, ठीक है। खतरा क्या है फिर, इनका प्राकृतिक आवास सीमित हो रहे हैं लगातार, परभक्षी तो नहीं मिलता इनका, लेकिन दोस्तों क्या है कि इनके आवास क्या है, लगातार नष्ट हो रहे हैं। सिंह पुच्छ वानर देख लेते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉइन टेल्ड, ठीक है, मकॉक, लॉइन टेल्ड मकॉक, यानी कि सिंह पुच्छ बंदर। तो दोस्तों ये एक वानर है, ये पश्चिम घाट में देखो मिल जाएगा आपको क्षेत्र में, केरल, तमिलनाडु, आपका देख सकते हैं कर्नाटक। चीता की बात कर लेते हैं, चीता के बारे में बात करेंगे तो 1952 में दोस्तों इसको भारत सरकार द्वारा इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया, यानी कि विलुप्त, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय दोस्तों क्या क्या है, मध्य प्रदेश में एक क्या है, कूनो पालमपुर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, MP में है कूनो अभ्यारण्य, इसमें दोस्तों हम चीता बसाने की योजना बना रहे हैं, और इसके लिए हमने 2 जगह से समझौता किया है। एक तो नामीबिया की सरकार से 8 चीते लाएंगे, क्या ले आए हैं हम, ठीक है, ये ला चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से अभी 12 चीते हमें लाने हैं, याद रखना है आपको। हिम तेंदुआ की बात करें, इसको बोलते हैं सिनो लियोपार्ड, क्या बोलते हैं इसको, सिनो लियोपार्ड अब कहते हैं। तो दोस्तों कहाँ पर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, हिम मतलब जहाँ पर आपका ऊंचाई के क्षेत्रों में मिलेगी, जहाँ पर बर्फ़ मिलती हो। तो समुद्री तल से दोस्तों 3000 से 45, यानी कि आपका 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलता है आपका, ठीक है। भारत में उत्तराखंड और मेनली सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर मिलता है ये। उसके बाद देखेंगे आपका कलीज तीतर, ठीक है, इसको बोलते हैं कलीज तीतर, ठीक है। तो कलीज क्या हो जाएगा, पीजेंट, कलीज पीजेंट। कलीज पीजेंट जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पक्षी है, ध्यान रखना है, राजकीय पक्षी। उड़ने वाली गिलहरी क्या है दोस्तों, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में मिलती है, भारत के हिमालय क्षेत्र में मिल जाएगी आपको ये देखने को। रेड पांडा दोस्तों, इसके बारे में कई वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेड पांडा क्या है दोस्तों, ये आपका लेसर पांडा भी कहा जाता है इसको कई बार, लेसर मतलब जो हिमालय है उसके नाम पर लेसर पांडा हो गया, फायर फॉक्स भी कहते हैं इसको। ये वृक्ष में रहने वाला, देखेंगे देखो, वृक्षों पर रहने वाला क्या है, स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। उसके बाद है जूलॉजिक नाम इसका क्या है, एलुरास फुलजेंस, ठीक है, एलुरास फुलजेंस है इसका। प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलेगा भाई, उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में मिल जाएगा, सिक्किम में, जैसे आपका बंगाल में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। भारत के अलावा चीन में, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में और लाओस में भी ये देखने को मिलता है। आप देखेंगे आपका सिनोलॉरिस क्या है दोस्तों, ये मुख्य रूप से भारत में मिलता है, पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। भारत के अलावा कहाँ मिलेगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में मिल जाएगा। सीलोन क्या है भाई, सीलोन आपका देखेंगे फ्रॉग माउथ, इसका पूरा नाम क्या है, सीलोन फ्रॉग माउथ। सीलोन मतलब श्रीलंका को नाम है पुराना, तो श्रीलंका और पश्चिम घाट में मिलता है, एक पक्षी है ये फ्रॉग माउथ। अब देखो नाम, फ्रॉग मतलब होता है मेढक, उसके माउथ की तरह दिखता है ये, ठीक है, उसका इसका जो माउथ है, ठीक है, तो याद रखना है। कॉपर स्मिथ बबेट क्या है दोस्तों, क्रिम्सन बबेट इसको बोला जाता है, ब्रेस्टेड बबेट भी कहा जाता है, एक पक्षी है ये, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया में मिल जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ग्रेट चिड मिनीवेट, ठीक है, इसको कहा जाता है, ये भी एक पक्षी है,
ठीक है। आप देखेंगे फैडिगा परिवार से ये है। आपका कहाँ पे मिलेगा? हिमालय क्षेत्र में, ताइवान में मिल जाएगा, चाइना में मिलेगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलेगा। वाइट थ्रोटेड आपका रेड स्टर्न, ये क्या है भाई? ये आपका ये कौन से परिवार से, इसको भी याद रखना। तो यह मस्की कापिडे परिवार का पक्षी है, ठीक है। नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार में मिलता है। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, जैसे सुनहरा लंगूर भारत में किस में रखा गया? तो भाई एंडेंजर्ड है, यानी कि विलुप्त प्राय में रखा गया, ठीक है। ये आपको याद रखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हुलॉक गिवन जो है ये भी इसी में रखा गया है। एशियाई जंगली कुत्ता जो है ये भी इसी में रखा गया है। ये पर्यावरण मंत्रालय की सूची में, ध्यान से सुनेंगे, ये आपका कौन सी वाले में है? ये मैं बता रहा हूँ आपका, ये पर्यावरण मंत्रालय की सूची है, ना कि IUCN की, ठीक है। इसी प्रकार मरुस्थलीय बिल्ली देख लीजिए, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी आपका इसी में रखा गया है, ठीक है। हालांकि ये कम खतरे में है। उसके बाद लेकिन चीनी पर्वतीय बिल्ली, देखो मरुस्थलीय बिल्ली आपको याद रखना है किस में? पर्यावरण मंत्रालय की सूची में विलुप्त प्राय में रखा गया है। लेकिन चीनी पर्वतीय जो बिल्ली है दोस्तों, वो IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है, आपको याद रखना है। उसके बाद अभी ये देख लीजिए, प्रोसोपिस जूलीफेरा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मूलतः मैक्सिको में, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियाई क्षेत्र इसमें मिलता है। एक झाड़ीदार क्या है दोस्तों? ये एक पौधा है। भारत में ये 19वीं सदी में आया था, ठीक है। भारत में जो इसका नाम है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं विलायती बबूल, और इसको तमिल में बोलते हैं सिमाई क्रूबेलम, ठीक है, सिमाई क्रूबेलम। पर्यावरण हेतु दोस्तों ये हानिकारक है, एक प्रकार से देखेंगे यहाँ पर, ये पर्यावरण के लिए क्या है? हानिकारक है। जड़ें दोस्तों इसकी क्या होती हैं? काफ़ी गहराई तक जाती हैं, जो भूजल को क्या कर लेती हैं? सोख लेती हैं। ग्राउंड वाटर जो होता है उसको सोख लेती हैं। आसपास के क्षेत्र को क्या करती हैं? जो नमी है दोस्तों उसको साफ क्या कर देती हैं? समाप्त कर देती हैं। वायुमंडल में जहरीले पदार्थ का उत्सर्जन भी करता है ये, ठीक है। आता है बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है ये। तो ये पौधा भी क्या है दोस्तों? हमारे यहाँ पर विदेशी एक प्रकार का पौधा है। क्या है ये? प्रोसोपिस जूलीफेरा। क्या है दोस्तों? मैक्सिको, अमेरिका वगैरह और वहाँ से आया था ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है, झाड़ीदार पौधा है, 19वीं सदी में आया था। इसको विलायती बबूल कहते हैं। खैर, एक और हम आगे देखते हैं। रामसार कन्वेंशन दोस्तों वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है। वेटलैंड क्या होती है वैसे? वेटलैंड मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, ये मान लो स्थल और जो समुद्र है ना दोस्तों, उसके बीच का क्षेत्र है, यानी कि दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है। वेटलैंड देखो क्या है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का भंडार होता है। वेटलैंड है क्या? जलीय और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके बीच का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? ये क्या काम करता है? बाढ़ नियंत्रण करता है, बिल्कुल करता है। बाढ़ नियंत्रण साथ में होता है। बाढ़ के दौरान दोस्तों जल में जो मौजूद पोषक तत्व हैं उनको जमा कर लेता है, जाने नहीं देता। तल छटों को क्या करता है? हटाकर दोस्तों जल को शुद्ध भी करता है ये, क्योंकि इसमें जो ना बहुत सारी प्रजातियां मिलते हैं, मैग्रो वगैरह मिलते हैं, यहाँ पर मैग्रो उगते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है वेटलैंड। और वेटलैंड में आपने देना एक सी खास बात है, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी मिलते हैं, ठीक है। तो वेटलैंड आपको पक्षी जो है विदेशी पक्षी भी मिलेंगे, ठीक है, याद रखना है। आप देखेंगे इसमें कन्वेंशन जो था वो था वेटलैंड कन्वेंशन, इससे जुड़ा हुआ है। रामसार जो है एक्चुअली जो ये जो कन्वेंशन है, रामसार कन्वेंशन, वो वेटलैंड के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और आप देखेंगे जो रामसार है वो ईरान का शहर है। ये साइन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। लागू कब हुआ? 1975 को। भारत ने कब इसको अपनाया या लागू किया? 1 फरवरी 1982 को। विश्व में कुल स्थल कितने हैं? तो आप देखेंगे 2400, आप देख लीजिए 71, 2022 तक नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। सर्वाधिक स्थल कहाँ के शामिल हैं दोस्तों? इसमें यूके के 175 और दूसरे पर आपके 142 मैक्सिको के। आप देखेंगे हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। 2 फरवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? मैंने बताया प्रत्येक साल आप देखेंगे वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इस बार 2023 की वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो थीम थी वो क्या था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, ठीक है। भारत के कितने शामिल कर लिए गए हैं? 75 स्थल। सर्वाधिक जो स्थल हैं वो पश्चिम बंगाल के हैं, दूसरे स्थान पर उड़ीसा के स्थल हैं, ठीक है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है दोस्तों? वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। दोस्तों मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में ऐसे वेटलैंड को रखा गया जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं और जहां मानव के हस्तक्षेप के कारण उनके स्वरूप में चेंज हो रहा है या उन पर संकट आ रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए अधिनियम या करार मतलब समझौते। तो दोस्तों
सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी भारत में बात करें तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था सन 2002 में, ठीक है। इसके तहत क्या किया, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि 2003 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, NBDA, या कई बार इसको बोल देते हैं NDA। NDA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्यारे दोस्त, चेन्नई में है। CBD आपको याद होगा 1992 में ये पृथ्वी सम्मेलन में निकला था, ठीक है। तो ये लिखा हुआ CBD के समन्वय के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया था हमने। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये आपको याद रखना है इसका। तो ये क्या करता है भाई, ये वाला जो ये जो आपका समझौता है इसमें लिखा हुआ जो खाद्य और कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, विनियमन, सतत प्रयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद लिखा हुआ कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये भी दोस्तों डिजर्टिफिकेशन को हम रोकेंगे, ये भी तो किससे जुड़ा हुआ है बताइए, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है ये भी। कन्वेंशन ऑन आपका वर्ल्ड हेरिटेज, दोस्तों जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज है उनको हम अगर सुरक्षित रखेंगे, जैसे मान लो ताजमहल हो गया, जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज हैं तो वो भी क्या है दोस्तों, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगी। तो ये आपको पूछ लेगा इनमें से कौन सा अधिनियम एक्ट बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों भी बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है वर्ल्ड लाइफ, क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये वर्ड नहीं है, यानी कि वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड ध्यान रखना है, ये वर्ड माने चिड़िया है, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो प्यारे दोस्त क्या करता है ये संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक, जितने भी संरक्षण संगठन हैं उनकी एक वैश्विक भागीदारी, यानी कि जो जितने भी आपके जितने भी कंजर्वेशन से जुड़े हुए, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन से जुड़े हुए जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। जो लिखा हुआ है पक्षियों और उनके आवासों और बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करेगा। क्या करेगा ये, तो पक्षियों का, उनके आवासों का और बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करेगा। प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है दोस्तों ये। इसमें कुल भागीदार अभी कितने हैं, 121 देश। इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया की ये क्या करता है, पहचान करता है। इम्पोर्टेंट बर्ड क्षेत्र कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी एरिया कौन सा है। उसके बाद है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना देखेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब दोस्तों उपसंधि होता है। तो ये जैव सुरक्षा मतलब जैव जो जीव होते हैं उस पर देखेंगे। ये क्या है, इसकी प्रथम बैठक 2004 में कुआलालंपुर में हुई थी, मलेशिया में, ठीक है। भारत ने इस पर साइन किया था 23 जनवरी 2001 को, ठीक है। अब देखो आप 2004 में हुआ तो भारत ने, हालांकि ये साइन तो पहले ही कर दिया था, ठीक है, प्रथम बैठक बाद में हुई है। अनुवांशिकी इसमें किस पर फोकस करता है, अनुवांशिक आप देखेंगे रूपांतरित जीवों से संबंध है। जैसे मान लो किसी का आप जेनेटिक बदलाव करते हैं ना, जेनेटिक मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित है ये, ठीक है। उसके बाद है भारत में क्रियान्वयन पर्यावरण और वन मंत्रालय करता है इसको, तो याद रखना है। राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसको देखेंगे, ये है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, 2003 में बनाया, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट आया उसके माध्यम से जैव चोरी को रोकता है, जैव चोरी को रोकता है, ठीक है। उसको और क्या करता है, देसी और जो परंपरागत अनुवांशिक संसाधन उनका भी संरक्षण करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार दोस्तों उसके